Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Be safe at your home. है ना. तो now today's lecture number 2 of biological classification, that is chapter number 2 of NCERT, है ना. और मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप इट. इसमें दोनों ही पार्ट्स कवर होते हैं. इसमें कुछ बॉटनी का पार्ट भी कवर होता है और कुछ जूलॉजी का पार्ट भी कवर होता है. ओके, चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था हमारा, हम उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं. लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारे 3-4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. ठीक है, वैसे तो साइंटिस्ट बहुत सारे हैं बट हमने अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा. तो हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, प्लांट्स को. ठीक है, फिर हमने कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ा कि क्या उनकी जो सिस्टम उन्होंने दिया था प्लांट्स और एनिमल को, उन्होंने डिवाइड किया था पूरे किंगडम को, 2 किंगडम में डिवाइड किया था, उससे क्या डिसएडवांटेज थे. तो हमने देखा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को उन्होंने कहीं पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कहीं पर भी कोई प्लेस नहीं दे पाए थे. ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो हमारे लीनियस हैं उन्होंने हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसी चीज़ से नवाजा, है ना. फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हम विटेकर के क्लासिफिकेशन में आए थे तो हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था, डेट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. और हमने उनको 5 बेसिस पे जो है 5 बेसिस थे हमारे. ठीक है, जिसके बेस पर हमने इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था और हमने एक ट्री बनाया था, हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने उनकी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उनको प्लेस किया था. सबसे नीचे मोनेरा को प्लेस किया था, उसके ऊपर प्रोटिस्टा को प्लेस किया था, उसके ऊपर हमने प्लांट को किया था, फिर फंजाई को किया था, फिर एनिमेलिया को किया था. और मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सीक्वेंस कभी कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपके नीट के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं. राइट. ओके बेटा, आपको किसी भी चीज़ में हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू द लेक्चर, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं 10 o'clock पर जूम पर ऑनलाइन आती हूँ डाउट सेशन के लिए. प्लीज़ वहाँ आइए. बहुत कम बच्चे आ रहे हैं. ठीक है, 4-5 बच्चे, आई थिंक सो चांदनी आ रही है. ठीक है, अनुष्का डेली आ रही है ना. आज हनी भी आया था और ऋतिक यदुवंशी हैं नाम के, वो भी आते हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं डाउट में. या तो हो सकता है कि उनको डाउट नहीं है, या हो सकता है कि वो वीडियो लेक्चर नहीं सुन रहे हैं. तो बेटा अगर आपको डाउट नहीं है तो प्लीज़ एक बार मुझे ग्रुप में बता भी दीजिए डालकर कि मैम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट. और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आइए, अपनी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए. जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछिए. और प्लीज़ इस तरह से परेशान मत होइए किसी भी चीज़ से. जैसा आप क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ते थे वैसा ही आप ऑनलाइन सेशन में पढ़ रहे हैं. बस फ़र्क इतना है कि हम गैदरिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं. अच्छा ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर. तो हमने सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था. विटेकर के 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था. सबसे पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा था. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मोनेरा. मोनेरा को हम 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे. तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होके अपने मन में एक बहुत अच्छी उमंग बनाकर अपने मन को एकदम बायोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए हम अपने नई जोश के साथ जो है हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. डैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा द किंगडम नंबर 1 जो कि विटेकर ने दिया था उसका पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किंगडम मोनेरा में क्या है. तो मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम मोनेरा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कि जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में जो डायग्राम बनाया था वहाँ से आप समझ सकते हो. मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोट्स रखे थे. मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोट्स रखे थे. और प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जैसे ये डीएनए पड़ा हुआ है बीच में, तो इसको सराउंड करने के लिए डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. जिनको सराउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं कि दे हैव फॉल्स न्यूक्लियस. और वो किस में मिलता है? हमें प्रोकैरियोट्स में मिलता है. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं या ठीक है वो सारे के सारे किस में आते हैं. जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं.
ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर होता है। सेल्यूलर का मतलब इनके पास सेल होता है, ठीक है। और सेल कैसा होता है? यूनी सेल्यूलर, एक सेल के होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, जैसे प्लांट की सेल वॉल आप देखते हो ना, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और एनिमल्स के पास सेल वॉल होती नहीं है। लेकिन जो हमारे मोनेरा होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, ठीक है। नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। इनकी जो वॉल होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टाइडो ग्लाइकन का मतलब क्या हो गया? पेप्टाइडो ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लाइकन का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें हमें देखने को मिलता है? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और पेप्टाइडो का मतलब क्या हो गया? पेप्टाइड्स मिलेंगे। पेप्टाइड्स का मतलब प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को जब हम पॉलीसेकेराइड के साथ प्लस करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर जो हमारे मोनेरा होते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया इस दुनिया में हैं वो सारे के सारे मोनेरा में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं। विटेकर ने सारे बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। अभी हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी डिटेल हमें मिलती जाएगी, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, आपको पता है ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? डेट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? बैक्टीरिया। तो मेनली जो हमें नीट के लिए इसमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है? हम और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी में हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें पढ़ना है, वो हमें क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया पढ़ना है, ठीक है। बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोल रहा कि मोनेरा को हम 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे, ओके। अब हमें देखो कि जो हमारा बैक्टीरिया है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। तो पहले हम ये बोलेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी हम पढ़ ही रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, है ना। किसके अंडर आते हैं बैक्टीरिया? मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ये मोनेरा किंगडम किसने दिया था? विटेकर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हमने अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या फिर 4 कैटेगरी में हमने इसको बांट रखा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? कोकस, जिनका स्फेरिकल शेप होता है, जिनका गोल गोल शेप होगा, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? कोकस। जिनको बैसिलस, दूसरा है बैसिलस, जिनका जो रॉड शेप के होंगे, ठीक है, जो रॉड शेप के होंगे उनको हम बोलेंगे बैसिलस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्पाइरल टाइप, स्पाइरल, जो ऐसे स्पाइरल टाइप के होंगे उनको हम बोलेंगे स्पाइरल टाइप, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो 4th ग्रुप है हमारा वो है विब्रियो। ये हमारे कॉमा, जैसे से आप कॉमा लगाते हो ना, तो कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया आपको मिलेंगे
ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, विब्रियो टाइप। तो 4 टाइप में हमने बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू देयर शेप डिवाइड कर रखा है। अगर स्पेरिकल होंगे तो कोकस, रॉड होंगे तो बैसिलस, स्पाइरल होंगे तो स्पाइरल टाइप, और कॉमा लाइक होंगे जैसे आप कॉमा लगाते हो कॉपी में, तो डेट इज विब्रियो टाइप। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कोकस टाइप। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि कोकस क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोकस का शेप कैसा होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, अब इनमें अगर एक ही बैक्टीरिया है और वो स्पाइरल टाइप का है तो इसको हम बोल देंगे मोनोकोकस, शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 2 है, अब है तो ये कोकस ही ना, तो अगर ये 2 है तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डिप्लो, आगे लगा देंगे कोकस, डिप्लोकोकस हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डिप्लोकोकस के फॉर्म में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, स्ट्रेप्टो में। जहाँ पर बैक्टीरिया के नाम लिख रही हूँ बेटा, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया के नाम भी पूछे जाते हैं। निमोनिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4, आपको पता है 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपको ऐसे लड़ी के फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस टाइप। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, और कोकस लगा दो उसके आगे, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स। अंडरलाइन ज़रूर करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये हमें ऐसे क्यूबॉइड शेप का मिल रहा है, ठीक है, हमें क्यूबॉइड शेप का मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे सार्सिना। सबके आपको नेमिंग याद करने हैं। ऐसे कोकस को हम क्या बोल देंगे, सार्सिना बोल देंगे। अगर आपको ये ग्रेप्स की तरह गुच्छे में मिल रहा है, ठीक है, अगर ये आपको ग्रेप्स की तरह गुच्छे में मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मतलब होता है गुच्छा, और आगे लगा दोगे कोकस, क्योंकि हम कोकस के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेफाइलो कोकस हो जाएगा। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज है। अब स्टेफाइलो कोकस में आपको जहाँ जहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ केवल वहीं आपको याद करना है। इसमें आपको याद करना है इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलो कोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये सारे कोकस के टाइप हैं। अगर एक मिलेगा तो मोनोकोकस, कोकस मतलब स्पेरिकल है तो इसलिए मैंने सारे स्पेरिकल ही बनाए हैं। ठीक है, 2 मिलेंगे तो डिप्लोकोकस, 4 मिलेंगे तो टेट्राड, चेन के फॉर्म में मिलेंगे तो स्ट्रेप्टो, अगर क्यूब के फॉर्म में मिलेंगे तो सार्सिना, अगर गुच्छे की तरह ग्रेप्स की तरह गुच्छे में मिलेंगे तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आ गई बात समझ में? अब हम आगे आते हैं, सॉरी, स्टेफाइलोकोकस और एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स। डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप मोनोकोकस का एग्जाम्पल मुझे बताओगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के मुझे बताओगे, एक पेपर में लिखकर उसकी फ़ोटो मेरे को भेजोगे। ठीक है, टेट्राड का बताओगे एग्जाम्पल मुझे नेट पे से सर्च करके या कहीं पर भी जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है। ठीक है, सार्सिना का एग्जाम्पल मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो मैं आपके ग्रुप में कल तक जो है नया लेक्चर डालने से पहले आप मुझे ये सारा होमवर्क करके दोगे, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप में से कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा सब क्या था, कोकस था। कोकस के बाद दूसरा टाइप क्या है, बैसिलस। तो अब हम पढ़ते हैं बैसिलस के बारे में। बैसिलस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बैसिलस कैसे शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। जितने भी बैसिलस वाले बैक्टीरिया होंगे उनका शेप आपको रॉड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रॉड में कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा बैसिलस के बारे में देखते हैं। तो बैसिलस में देखो, आपको ये चेन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत, जैसे आपने सर्कल बहुत सारे जोड़े थे ऐसे आप रॉड भी बहुत सारे जोड़ सकते हो। ये आपको सर्कल क्या बोलते हैं, रॉड चेन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, और चेन के फॉर्म में मिलेंगे तो इसका आपको एग्जाम्पल लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस
एंथ्रॉइड, ठीक है, बैसिलस एंथ्रॉइड। बेटा एक मिनट, हाँ, आप इसको बोलोगे बैसिलस, थोड़ा सा इसमें मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एंथ्रासी, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक। और कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि वो रॉड शेप है और उसको उसके ऊपर आपको बहुत सारे फ्लैजला देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ फ्लैजला? फ्लैजला जो होते हैं बड़े बड़े धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स मूव करते हैं, अपने आप को मूव कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजला, ऐसे को हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड बैसिलस, फ्लैजिलेटेड बैसिलस, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है हम बाद में पढ़ेंगे, जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो हम बाद में पढ़ेंगे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा। जैसे मैंने लिविंग वर्ड के चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपके नीट एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ ऐसे भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, और स्पोर बनाते हैं, स्पोर फॉर्मर। स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर द गैमीट्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्पोर्स गैमीट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वैसे स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो बैसिलस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो हम एक्स्ट्रा में देखेंगे। अभी आप इतना देखो कि रॉड शेप के होते हैं, चेन में भी मिल सकते हैं। चेन का एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासी, इनके ऊपर हमें फ्लैजला भी देखने को मिल सकता है, फ्लैजिलेटेड बैसिलस बोलते हैं इनको, ठीक है। फ्लैजिलेटेड बैसिलस का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके बाद ये स्पोर भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग भी हो सकते हैं, और स्पोर फॉर्मिंग का एग्जाम आ जाएगा लॉस्ट्रेडियम। सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बॉट्यूलिनम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल एक बार में याद नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे बार बार लिखकर भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे बार बार लिखकर लर्न करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आप सारा मगअप कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। लेकिन जैसे ही आप 11th नीट के अंत में आओगे, एंड में आओगे, जब आप 11th नीट के फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स ऐसे रट चुके होंगे जैसे आप कॉमनली कोई चीज़ जो है वो लर्न करते हो, ठीक है, ओके। इसके बाद हम थर्ड टाइप में आते हैं, ये हमारा बैसिलस था। इसके बाद हम थर्ड टाइप में आते हैं, डैट इज़ स्पाइरल टाइप। मैंने आपको पहले ही बताया जो स्पाइरल शेप के होंगे उनको हम स्पाइरल टाइप बैसिलस बोलेंगे, जैसे ऐसे स्पाइरल टाइप के, ठीक है। ये स्पाइरल टाइप है, इस तरह के होंगे, और देखो इनमें फ्लैजला भी निकला हुआ है, एक एंड पर आपको फ्लैजला भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे? इस बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे? स्पाइरला बोलेंगे, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मैं इसको सही से लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर। एक्चुअली मैंने वहाँ पर पी मुझे छोटा बनाना चाहिए था क्योंकि इट इज़ अ स्पीशीज़, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करना है, और वहाँ पर मैंने पी बड़ा बना दिया था, इसलिए मुझे काटना पड़ा, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद आपको, हाँ, इसके बाद आपका फोर्थ टाइप आएगा, डैट इज़ विब्रियो टाइप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो कॉमा की तरह होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, कॉमा की तरह होगा। और इसको हम क्या बोल देंगे? विब्रियो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे, कॉलेरा जो कॉलेरा कॉज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये हमारे 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो ये हमारे 4 टाइप के ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू देयर शेप उनको डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा क्या है? कोकस, दूसरा हमारा क्या है? बैसिलस, तीसरा हमारा क्या है? डैट इज स्पाइरल टाइप, और चौथा हमारा क्या है? विब्रियो टाइप है, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके, नाउ
अब हमें, ये तो हमने बैक्टीरिया के शेप पढ़े, अब हमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने हैं। तो आज जो हम खाली देखेंगे वो हम देखेंगे सबसे पुराने बैक्टीरिया, डेट इज आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया बेटा हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या है। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखो कि ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने जो इस दुनिया में मिले हैं, डेट इज आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और ये हमें मोस्ट हार्श हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। मोस्ट हार्श हैबिटाट का मतलब है ऐसे, हैबिटाट मतलब होता है घर, जगह, इन्वायरमेंट। हमें ऐसे इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर नॉर्मल लोगों का जीना असंभव है, जहाँ पर कोई भी उस टेम्परेचर को या उस नमक की जगह, तो समझो कि ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा नमक है, सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है। कोई नॉर्मल इंसान या कोई नॉर्मल जानवर वहाँ नहीं रह सकता, तो ये वहाँ मिलेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है ये वहाँ मिलेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है ये वहाँ मिलेंगे। तो मोस्ट हार्श हैबिटाट में आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी तो तब दुनिया का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था। जब आप क्लास 12th में आओगे, इवोल्यूशन पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप देखोगे, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि पहले जब हमारी दुनिया स्टार्ट हुई थी तो इस दुनिया में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता था। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता था? क्योंकि दुनिया का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत गर्म था, इतना गर्म था कि एक बूंद भी अगर आकर गिरती थी तो वो बूंद, जैसे आपका तवा होता है ना, तवा में आप कोई बूंद डालते हो तो थोड़ी देर के बाद वो एवोपरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वैसे इस दुनिया में अगर एक बूंद भी पड़ती थी ना, तो इस दुनिया का इन्वायरमेंट इतना गर्म था कि वो बूंद जो थी वो एवोपरेट हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तो जब एक छोटी सी ड्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकती थी तो हम इंसानों की तो क्या बात है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये ऐसे, तो आर्की बैक्टीरिया उस ज़माने में जब हम कोई सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उस ज़माने में ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है। ओके, अब ये 3 टाइप के होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहले होते हैं ये थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, ओके, थर्मो एसिडोफिल्स। उसके बाद ये होते हैं हेलोफिल्स, उसके बाद ये होते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, मिथेनोजेंस। अब है क्या? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडोफिल्स का मतलब एसिड, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिटी कंडीशन में पाए जाते हैं। ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, जहाँ पर हम कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, और एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम हेलोफिल्स बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे आएंगे कौन से? उसके बाद हमारे आएंगे, अच्छा, थर्मो एसिडोफिल्स वाली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी कंडीशन होती है, ये क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, ठीक है, वहाँ पर ये आपको सर्वाइव करते हुए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप आएगा, डेट इज मिथेनोजेंस। ये आपको मार्शी एरिया में देखने को मिलेंगे। मार्शी एरिया का मतलब दलदल वाले एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा दलदल वाले एरिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये आपको जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो चारा खाते हैं, ठीक है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ये आपको उनकी गट में देखने को मिलेंगे। उनकी गट का मतलब क्या होता है? उनके इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे, उनके एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसके देखने को मिलेंगे? आपको काऊ के देखने को मिलेंगे, बफेलो के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये काऊ के अंदर, बफेलो के अंदर क्या करते हैं? मीथेन गैस को बनाते हैं, ठीक है, मीथेन गैस को बनाते हैं, जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मीथेन गैस को बनाते हैं। मीथेन गैस को हम गोबर गैस, बायोगैस भी बोलते हैं,
ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी बायोगैस होती है, ठीक है, बायोगैस ही बनाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो काऊ और बफेलो होता है, इनका गोबर जो होता है वो हमारे, उसको हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी फर्टिलाइजेशन कह रही हूँ, उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं और खाद की तरह यूज़ करते हैं, और अपने जो खेत होते हैं उसमें हम इनको डालते हैं, क्योंकि इनकी जो गट्स होती हैं उनमें हमें मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलता है जो कि मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम गोबर गैस बोलते हैं, और इसीलिए हम इनके गोबर को फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं। आ गई बात समझ में? तो मिथेनोजन्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? मिथेनोजन्स या तो हमें मार्शी एरिया में मिलेंगे या हमें रूमिनेंट एनिमल्स की गट में मिलेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, थर्मो एसिडोफिल्स, हैलोफिल्स, मिथेनोजेंस। अब इसके बाद बेटा जितना हमने पढ़ा कि हमने बैक्टीरिया क्या होता है ये पढ़ा, मोनेरा में हमने मोनेरा क्या होता है ये पढ़ा, बैक्टीरिया क्या होता है ये पढ़ा, बैक्टीरिया के 4 कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप वो पढ़े। उसके बाद हमने आर्की बैक्टीरिया स्टार्ट किया। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी, डेट इज़ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा क्या होता है, और माइकोप्लाज्मा पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी हमारा जो मोनेरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैंने इसमें नहीं बताए हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत सारे पॉइंट्स मैम ने नहीं बताए, अगर आप कोई और रेफरेंस बुक देख रहे होंगे तो बेटा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले आसान पढ़ेंगे और आसान पढ़ते पढ़ते ही हम टफ़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से टफ़ पढ़ लेंगे तो हम घबरा जाएंगे, और यही उसूल होता है। देखो आप पहले आसान पढ़े ना, क्लास 1 पढ़े, फिर क्लास 2 पढ़े, तब जाकर आप क्लास 11th में आए हो, तो इसीलिए पहले हम अपनी बेसिक बुक पढ़ेंगे, डेट इज़ एनसीईआरटी। जैसे ही हमारी एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आएंगे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ बेटा 10 AM पर आप लोग जूम क्लासेस में आइए, अपने डाउट सेशन लेकर आइए। थैंक यू सो मच। हमेशा इंस्पायर रहिए, चाहे अपने पेरेंट्स से रहिए, चाहे अपने टीचर से रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।